ये हम्पबैक व्हेल पहले ही हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी हैं अपने गर्म उष्णकटिबंधीय प्रजनन स्थलों से ठंडे भोजन स्थलों की ओर प्रवास करते हुए। लेकिन इनमें से एक व्हेल एक छोटा सा रास्ता बदलने वाली है। कई किलोमीटर दूर से यह एक ओरका के समूह को सील को परेशान करते हुए सुनती है और जैसे संकट संदेश सुन लिया हो तेजी से उस ओर दौड़ पड़ती है। हम्पबैक व्हेल 8 मीटर लंबे ओरका पर हमला करती है अपने विशाल पेक्टोरियल फ्लूक से उन्हें भगाकर। फिर जब खतरा खत्म हो जाता है तो वह तुरंत अपने सफर पर लौट आती है। इनको इन्हीं कामों के लिए जाना जाता है, लेकिन वे अपना समय ऊर्जा खर्च कर अपनी जान जोखिम में डालकर किसी अजनबी सील की मदद क्यों करेंगी? क्या प्रकृति एक क्रूर और निर्दयी जगह नहीं है जहाँ उदारता कोई जगह नहीं है? खैर, कुछ हद तक चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का विचार पेश किया गया है, जिससे यह धारणा बनी कि पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली जानवर प्राकृतिक दुनिया पर हावी होते हैं। लेकिन डार्विन का फिटनेस से मतलब यह नहीं था और ना ही आधुनिक जीव विज्ञानी इसे इस तरह से परिभाषित करते हैं। फिटनेस का मतलब जानवर की शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि इस बात से है कि वह अपनी जीन अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में कितना सक्षम है। इसका मतलब है कि सबसे फिट जानवर वह है जो लंबे समय तक जीवित रहकर स्वस्थ संतान पैदा कर सकता है और हालांकि कभी कभी एक शक्तिशाली शिकारी का वर्णन भी कर सकता है। सबसे फिट जानवर वह भी हो सकता है जो सबसे छिपा हुआ हो, संसाधनपूर्ण हो, यहाँ तक कि सबसे सहयोगी भी हो। तो पशु साम्राज्य में सहयोग कैसा दिखता है? कभी कभी यह बिल्कुल सीधा होता है। ग्रेट बैरियर रीफ के धूप से भरे पानी में क्लीनर रास मछलियों को परजीवियों के लिए सावधानी पूर्वक जांचती है। किसी भी खून चूसने वाले को सटीक काट कर खा जाती हैं। इस प्रकार का संबंध, जिनमें दोनों पक्षों का लाभ होता है, पारस्परिकता के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये विशेष संबंध कभी कभी परजीवी भी बन सकता है। अगर क्लीनर रास को लगे कि वह बच सकती है तो वह सफाई करते समय मछली का एक टुकड़ा काटने की कोशिश करेगी, पर यह परजीवी प्रवृत्ति केवल अस्थायी होती है और रास जल्द ही अपनी सामान्य सफाई प्रक्रिया पर लौट आती है। इस बीच कालाहारी रेगिस्तान में मिरकट समूह जमीन के अंदर छिपे शिकार को खोदते हैं। यह प्रक्रिया फॉरेजर्स को कमजोर बना देती है, लेकिन जब एक बाज अचानक हमला करने के लिए झपटता है तो समूह का नियुक्त चौकीदार तेजी से चेतावनी देता है। बिजली की गति से मिरकट अपने बिलों की सुरक्षा में भाग जाते हैं, बाज को पीछे छोड़ते हुए। हालांकि यह व्यवस्था फॉरेजर्स के लिए जरूरी है। चौकीदार ड्यूटी पर रहते हुए खा नहीं सकता है और चेतावनी देना उसे बाज के हमले की सीधी रेखा में डाल देता है। लेकिन इस भूमिका के खतरों के बावजूद यह वास्तव में उसकी फिटनेस को भी बढ़ा सकता है। कई विकासवादी विज्ञानी मानते हैं कि जानवर दो तरीके से अपनी जीन अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की संभावना बढ़ाते हैं, या तो सीधे अपनी संतान पैदा करके या अप्रत्यक्ष रूप से अपने आनुवंशिक रिश्तेदारों को संतान पैदा करने में मदद करके। मिरकैट चौकीदार का यह अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है क्योंकि समूह आमतौर पर निकट से संबंधित व्यक्तियों से ही बना होता है। बेशक जानवरों को एक दूसरे की रक्षा करने के लिए परिवार होने की जरूरत नहीं है। कोस्टा रिकन वैम्पायर बैट्स के लिए कुछ असफल शिकार का मतलब भूखमरी हो सकता है, लेकिन यह सौभाग्य की बात है जब कोई चमगादड़ भूख से मरने की कगार पर होता है तो दूसरा चमगादड़ अपने भोजन का कुछ हिस्सा उगल कर अपने साथी की मदद कर सकता है। यह दान करने वाले चमगादड़ के लिए एक बड़ा खर्च है, लेकिन यह प्रथा तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा की व्यवस्था विकसित करती है, जिससे अधिक औपचारिक रूप से पारस्परिक परोपकारिता के रूप में जाना जाता है। यह अपने शुद्धतम अर्थों में परोपकार नहीं है, क्योंकि जब दाता अपना कड़ा अर्जित भोजन देता है तो वह भविष्य में समान मदद मिलने की उम्मीद भी करता है। लेकिन यह सच है कि हम आमतौर पर जानवरों को भोजन, फिटनेस या सेवाओं के बदले एक दूसरे की मदद करते देखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पशु साम्राज्य में वास्तव में निस्वार्थ परोपकार की कमी है। शोधकर्ताओं को अभी भी यह नहीं पता कि हम्पबैक व्हेल दूसरे व्हेल और कभी कभी सील की रक्षा क्यों करती है, और हालांकि यह विश्वास करना कठिन हो सकता है कि यह वीरता एक उदारता का कार्य है। कौन जानता है कि हम पृथ्वी के अनगिनत सहकारी जीवों का अध्ययन करते हुए किस तरह के दयालुता की खोज कर सकते हैं।